नेक्स्ट जो थ्योरी आई वर्नर्स थ्योरी के बाद वो थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और इसे हम लोग शॉर्ट में CFT भी कहते हैं। इसका थ्योरी का कुछ एजम्पशन है, कुछ इन्होंने मान के चला है और उसके बाद ये थ्योरी जो है वर्क करता है। इनके अकॉर्डिंग, CFT के अकॉर्डिंग, ये लिगेंड और मेटल जो होता है वो क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। लिगेंड जो है एक पॉइंट चार्ज है और मेटल भी जो है एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। द मेटल एंड लिगेंड बॉन्ड इज प्योरली आयनिक, और ये जो मेटल और लिगेंड होता है इनके बीच में एक बॉन्ड जो बनता है वो प्योरली आयनिक होता है। देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन बिटवीन लिगेंड एंड सेंटर मेटल एटम। जो ये लिगेंड है और मेटल है, ये चूंकि पॉइंट चार्ज है तो ये क्या है, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। और ये जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये प्योरली आयनिक इन नेचर होता है। जब जो दो चार्ज अगर होंगे और उनके बीच में अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक निगेटिव चार्ज हो तो इनके बीच हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, हम लोग कूलम्ब्स लॉ के थ्रू जानते हैं। और जो अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा तो आयनिक बॉन्ड में भी हमने देखा था कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, वर्क करता है। तो जो ये लिगेंड और मेटल के बीच जो बॉन्डिंग हो रही है वो प्योरली आयनिक इन नेचर होता है, यानी कि मेटल जो है वो एज ए कटायन वर्क करता है। ये मेटल जो होगा इस पे प्लस चार्ज होता है और ये एज ए कटायन वर्क करता है, और लिगेंड जो होता है ये निगेटिवली चार्ज होता है और ये एज अ अनायन वर्क करता है। अगर कोई लिगेंड न्यूट्रल भी हुआ तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं NH3 का, तो जो इसका ये पोलर इन नेचर होगा, अगर न्यूट्रल भी है तो पोलर इन नेचर होगा, और वो वाला पार्ट लिगेंड से अटैच होगा जिसपे माइनस चार्ज आता होगा, डेल्टा माइनस चार्ज आता होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस भी H पे क्या होगा, डेल्टा प्लस चार्ज होगा। ये क्यों ऐसा होगा, क्योंकि जो ये नाइट्रोजन है ये हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और इस पे माइनस डेल्टा चार्ज, माइनस डेल्टा यानी कि हम कहें तो -3 डेल्टा चार्ज जो है इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा, और ये वाला पार्ट ही जो होगा ये मेटल के साथ अटैच होगा। तो इस थ्योरी ने क्या माना, सबसे पहला कि मेटल जो होगा या लिगेंड जो होगा वो एक पॉइंट चार्ज है। दूसरा, इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तीसरा कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है इसकी वजह से ये जो होगा, ये बॉन्ड जो इनके बीच बनेगा वो प्योर आयनिक इन नेचर होगा। और चौथा कि ये मेटल जो होगा ये कटायन की तरह वर्क करेगा और ये जो लिगेंड होगा ये अनायन की तरह वर्क करेगा। और कभी भी जब कभी न्यूट्रल एटम जो होंगे जैसे कि अमोनिया या वाटर H2O, उस समय क्या होगा, जो निगेटिव ये पोलर इन नेचर होंगे पहली बार, और इसमें जो निगेटिव इंड होगा वही मेटल के साथ क्या करेगा, अटैच होगा। यानी कि वही वाला इंड जिसपे माइनस चार्ज होगा वो क्या होगा, माइनस डेल्टा चार्ज डेवलप किया हुआ होगा, वो मेटल सेंटर मेटल एटम के साथ अटैच होगा। ठीक है, तो ये सेम हमने जैसे अभी हमने देखा है NH3 के लिए, ये H2O के साथ भी हो सकता है कि अगर H2O हमारे पास न्यूट्रल हो, मान लीजिए मेरे पास एक मेटल है और इसके साथ क्या हो, H2O जुड़ा हुआ हो, उस केस में भी क्या होगा, लोन पेयर जो ये अपना डोनेट करेगा ऑक्सीजन जिसपे कि डेल्टा माइनस माइनस चार्ज होता है, और यहाँ जो हाइड्रोजन होता है इस पे डेल्टा प्लस चार्ज होता है, क्योंकि H2O क्या है, एक ये ऐसे तो न्यूट्रल लिगेंड है लेकिन एक पोलर कंपाउंड है। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है, ऑक्सीजन का 3.5 और हाइड्रोजन का 2.1। वैसे ही हमने यहाँ पे अगर जो देखा था नाइट्रोजन का 3 और हाइड्रोजन का 2.1, इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जिस वजह से ये क्या होता है, पोलर इन नेचर होता है। और नाइट्रोजन जिसपे डेल्टा निगेटिव चार्ज रहेगा वो केवल सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होता है। अब चूंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा कि मेटल जो है के तरफ ये लिगेंड जो है अट्रैक्ट होने लगेगा। यहाँ पे अगर मेटल है तो इसको, ये लिगेंड अगर यहाँ पे है तो इसको अप्रोच करने लगेगा। जब मेटल के तरफ लिगेंड आएगा तो लिगेंड पे तो निगेटिव चार्ज है, या वो वाला पोल इसके तरफ आ रहा है अट्रैक्ट होके,
जिसपे क्या है, निगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि मेटल के चारों तरफ भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो यहाँ पे रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इसके लिगेंड के निगेटिव चार्ज, चूंकि इस पे निगेटिव चार्ज है, तो इसके और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करता है। हमने कूलम्ब्स लॉ के थ्रू हम लोग जानते हैं कि सेम अगर चार्ज हो तो उनके बीच क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करता है, और अगर अपोजिट चार्ज हो तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो यहाँ पे दोनों जो लिगेंड है वो और जो हमारा मेटल है उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों निगेटिवली चार्ज है। इस वजह से क्या होगा, उन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करेगा। फिर से मैं बोल रही हूँ, ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड कम क्लोजर टू द मेटल and there is a repulsion between the negatively charged ligand and negatively charged d orbital of central metal atom। अगर हम लोग जितना भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखते हैं तो मैक्सिमम केसेस में कोऑर्डिनेट कंपाउंड कौन फॉर्म करता है, डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म करते हैं। तो इनका जो डी ऑर्बिटल होगा उनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके बीच में, चूंकि ये वैलेंस सेल होता है इनका, इसमें और जो लिगेंड है उनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा, दोनों के बीच में रिपल्सन वर्क करेगा। और इस रिपल्सन के कारण जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है मेटल का, उसका एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। यानी कि जो हमारा मेटल है उसका जो उसका जो डी ऑर्बिटल है वो उसका एनर्जी जो है वो राइज कर जाएगा। क्यों करेगा, क्योंकि लिगेंड जो है जब मेटल को अप्रोच करेगा और इस मेटल के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, एक रिपल्सिव फोर्स जो है वो लिगेंड को देंगे। लिगेंड जब भी निगेटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव चार्ज, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करेगा। और इस फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण जो हमारा डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होगा उनकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी। और इसके कारण जो हमारा जो डी ऑर्बिटल होता है वो स्प्लिट करता है, जिसे हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के नाम से जानते हैं। जब जो हमारा डी ऑर्बिटल जो होता है वो अपने ग्राउंड स्टेट में होता है, तो हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। यानी कि जितना भी डी ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी जो है वो सेम होती है। ग्राउंड स्टेट में अगर हमारा मेटल हो तो उस समय क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल है वो उन सभी डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है लिगेंड के एब्सेंट में। लेकिन जब लिगेंड मेटल को अप्रोच करने लगता है तो लिगेंड और मेटल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करा, चूंकि मेटल जो है पॉजिटिव चार्ज है और लिगेंड जो है वो निगेटिव चार्ज है। लेकिन मेटल का जो आउटर मोस्ट बैलेंस सेल है, जो आउटर में जितने भी सेल है उसमें क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्सन वर्क करता है। और इस फोर्स ऑफ रिपल्सन के वर्क करने से जो डीजेनरेसी होती है डी ऑर्बिटल की वो लॉस हो जाती है। यानी कि जो एनर्जी, जिस एनर्जी लेवल पे सारे डी ऑर्बिटल जो थे वो सेम एनर्जी लेवल पे रहते हैं ग्राउंड स्टेट में, लेकिन लिगेंड के आने के कारण जो ये एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन सेम था वो अब जो है वो चेंज कर गया है। और इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अगर तो मॉलिक्यूल जो फॉर्म होगा कोऑर्डिनेट कंपाउंड वो तो डिसस्टेबल होगा। लेकिन वो क्या होता है, इस स्टेबिलिटी के लिए कोई भी कंपाउंड फॉर्म होता है, तो अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो वो तभी फॉर्म कर सकता है जब उसकी एनर्जी कम हो। अगर लोअर द एनर्जी हायर द स्टेबिलिटी, तो इस स्टेबिलिटी को बनाने के लिए जो डी ऑर्बिटल होते हैं अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, अपनी जो डीजेनरेसी है उसको लॉस करते हैं। वो ऑर्बिटल के बीच में जो उनकी जो सेम एनर्जी रहती है उसको वो इंक्रीज करते हैं, लोअर डाउन करते हैं, जिसके थ्रू ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो फॉर्म करे वो क्या हो, स्टेबल हो। अब हम लोग देखते हैं कि अगर लिगेंड जो हो एब्सेंट हो, यानी कि ना होता हो, नहीं रहता है, तब क्या होता है, किस तरह से हमें डी ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो ये डी ऑर्बिटल होता है ये डबल डम्बल शेप का होता है। अगर यहाँ पर देखिए डी एक्स वाई की अगर बात करें तो वाई और एक्स प्लेन के बीच में होगा।
वैसे ही जब भी आप एक बात समझिएगा कि जितना एक्स वाई, वाई जेड ये सब जो है, या डी जेड एक्स, ये जो हम लोग नाम देते हैं, ये दोनों प्लेन के बीच में ये दोनों लोब होंगे तब ये नाम होगा। ठीक है, कभी भी ऑन द प्लेन नहीं होगा। ये क्या होगा, इन दोनों प्लेन के बीच में एग्जिस्ट करते हैं और इस तरह से इनका नेमिंग है। बहुत बच्चे ये समझते हैं और डी एक्स वाई लिखा है मतलब एक लोब जो होगा एक्स प्लेन में होगा, दूसरा लोब जो होगा वाई प्लेन में नहीं। जस्ट इसका उल्टा है। क्या है, इस दोनों लोब के बीच में है, इसलिए इसका नाम क्या है, डी एक्स वाई है। वैसे ही डी वाई जेड जो होगा वो वाई और जेड प्लेन के बीच में होगा, और जो डी जेड एक्स होगा वो जेड और एक्स प्लेन के बीच में होगा। जो एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लोब जो होता है, डी ऑर्बिटल जो होता है, ये क्या होता है, एग्जैक्टली एक्स और वाई प्लेन में होते हैं। और ये जो डी जेड स्क्वायर होता है, ये जो है, ये डी जेड स्क्वायर जो है ये जेड प्लेन में होता है। ये जो है एग्जैक्टली जेड प्लेन में है ना। तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जी डी जेड स्क्वायर, ये दोनों जो ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल, ये ऑन द प्लेन है। और जो ये तीनों है डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, ये क्या है, इन बिटवीन द प्लेन है। अब क्या है कि द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन इज सच अ वे दैट रिपल्सन शुड बी मिनिमम। अब चूंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिपल्सन देते हैं लिगेंड को, इसलिए लिगेंड क्या होंगे, इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये रिपल्सन जो हो कि जितना मिनिमाइज हो सके, मतलब जितना दूर वो इन डी ऑर्बिटल्स के अरेंजमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ये डिपेंड करेगा होता है। और क्या है, डी ऑर्बिटल से लिगेंड उतना ही दूरी पे अपने को रखने की कोशिश करेंगे ताकि जो कंपाउंड हो वो उसकी स्टेबिलिटी जो हो मैक्सिमम हो, और लिगेंड और डी ऑर्बिटल के बीच में रिपल्सन जो हो वो मिनिमम हो। अगर मान लीजिए कि जो ये 6 लिगेंड है वो एक्स वाई जेड प्लेन से अप्रोच करें, ठीक है, हमारे पास 6 लिगेंड है, एक सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच कर रहे हैं। मेटल चूंकि पॉजिटिव चार्ज वाला है तो उसको निगेटिव चार्ज वाला एटम जो होगा वो क्या करेगा, वो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो वो लिगेंड की तरफ अप्रोच करेंगे। अगर वो क्या करे, वो एक्स वाई जेड प्लेन से अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, जो एक्स वाई जेड प्लेन में जो हमारे ऑर्बिटल होंगे वो क्या करेंगे, उन पे रिपल्सन ज़्यादा होगा, और जो इन बिटवीन द हमारा जो ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, उस पे रिपल्सन कम होगा। मान लीजिए जैसे कि ये क्या है, ये वाई प्लेन है, ये तीनों हमने प्लेन बना दिया, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, कुछ भी आप मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये जो हमारा लिगेंड है इसी प्लेन से अप्रोच कर रहा है तो जो भी ऑर्बिटल इस प्लेन पे होगा, इस प्लेन पे हो या इस प्लेन पे हो या इस प्लेन पे हो, उसको क्या होगा, उसको रिपल्सन सबसे ज्यादा मिलेगा। जब उसको रिपल्सन ज्यादा मिलेगा तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा इंक्रीज करेगी। और जो इन बिटवीन द एक्सिस होंगे जो ऑर्बिटल, जो इन ऑर्बिटल जो इसके बीच में होगा, जो एक्सिस पे नहीं होगा, वो क्या होगा, उनको क्या होगा, रिपल्सन भी कम मिलेगा तो उनका एनर्जी जो है इंक्रीज नहीं करेगा। तो अगर मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि क्या, अगर एक्स वाई जेड एक्सिस से लिगेंड अप्रोच कर रहे हो तो हम लोग जानते हैं कि एक्स और वाई या जेड एक्सिस में कौन से ऑर्बिटल मिलते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो उस केस में क्या होगा कि जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और डी जेड स्क्वायर है, उसकी एनर्जी तो इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि वो जो है वो एक्सिस पे है। लेकिन डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स जो है, ये इनकी एनर्जी जो है इनसे कम हो जाएगी। यहाँ पे इनको रिपल्सन मिल रहा है, इनको रिपल्सन मिल रहा है, इसके कारण इनकी एनर्जी जो है हाई हो गई, लेकिन इनको रिपल्सन नहीं मिल रहा है, इसलिए इनकी एनर्जी जो पहले थी वैसे ही है। जो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है, हम लोग उसको इजी सेट ऑफ ऑर्बिटल बोलते हैं, ठीक है। और जो ये डी एक्स स्क्वायर, डी वाई जेड और डी जेड एक्स है, उसको हम लोग T2G बोलते हैं। सेम नहीं रहा, इनकी डिजेनरेसी जो है वो खत्म होगी। अब एक की दो जो ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
और dz स्क्वायर, इनकी एनर्जी ज्यादा हो गई, और जो dxy, dyz और dzx है इसकी एनर्जी कम हो गई। अगर इसको और सिंपल से हमने कहा, इसलिए इसका नाम एक दे दिए हैं, सेट का नाम बना दिए हैं कि Eg की का एनर्जी जो है ज्यादा हो गया T2G के एनर्जी से। वैसे ही अगर लिगेंड जो है इन बिटवीन द एक्सिस जो है वो अप्रोच करे, ठीक है, तब क्या होगा, इन बिटवीन द एक्सिस अगर अप्रोच करेगा तो उस केस में क्या होगा, जो इन बिटवीन द एक्सिस जो ऑर्बिटल होंगे उसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, और जो ऑन द एक्सिस हमारा ऑर्बिटल होगा उसका एनर्जी जो है वो जैसा था वैसा ही रहेगा। तो उस केस में जस्ट ये अपोजिट यहाँ के जैसा हो जाएगा। तो वहां पे क्या होगा कि अगर इन बिटवीन द एक्सिस लिगेंड अप्रोच कर रहा है तो Eg की एनर्जी तो वैसी ही रहेगी, लेकिन T2G की एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। T2G की एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी और Eg की एनर्जी जैसी थी वैसी ही रह जाएगी। क्यों? क्योंकि लिगेंड जो है हमारा वो इन बिटवीन द एक्सिस, जो यहाँ से अगर लिगेंड आए, इस एक्सिस के बीच से आए, इस एक्सिस के बीच से लिगेंड अप्रोच करे, तीनों एक्सिस के बीच से अगर लिगेंड अप्रोच कर रहा है, उस केस में क्या होगा कि जो वही ऑर्बिटल जो इन बिटवीन द एक्सिस होगा उसको रिपल्सन ज्यादा मिलेगा, जिसको रिपल्सन ज्यादा मिलेगा उसी की एनर्जी हाई होगी, ठीक है, और जिसको रिपल्सन नहीं मिलेगा उसकी एनर्जी पहले जैसी ही रह जाएगी। और इसी डिजेनरेसी होती है कि स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, एनर्जी दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाता है, जो T2G और Eg सेट के बीच में, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। जो एनर्जी डिफरेंस आता है T2G और Eg सेट के बीच में उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो मैं समझ पा रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता क्यों है और क्यों ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इसका नाम क्यों है। क्योंकि ये जो एनर्जी है ये एनर्जी स्टेबल कर रही है कोऑर्डिनेट कंपाउंड की। अगर ये इज लॉस्ट इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, जो डी ऑर्बिटल थे जिनकी जो डिजेनरेट स्टेट में होते हैं, ग्राउंड स्टेट में अगर हमारा मेटल हो तो वो लॉस हो जाता है लिगेंड के प्रेजेंस में। लिगेंड चूंकि उनको अप्रोच करते हैं, फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, इस रिपल्सन के कारण उनकी एनर्जी, कुछ की एनर्जी इंक्रीज कर गई, कुछ की डिक्रीज कर गई, इससे हम लोग क्या कहते हैं कि इनकी डिजेनरेसी लॉस्ट हो गई। एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन अकर्स ड्यू टू स्प्लिटिंग इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड splitting and the energy release is called crystal field stabilization energy। जो ये एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन कंपाउंड में आता है वो क्यों आता है, ये जो डी ऑर्बिटल है ये स्प्लिट कर जाते हैं, क्योंकि हम तो उनकी एनर्जी लेवल से बात कर रहे हैं। उनकी एनर्जी जो है कुछ की इंक्रीज कर गई, कुछ को डिक्रीज कर गई, और इसी इंक्रीज डिक्रीज को हम लोग क्या करते हैं कि डी ऑर्बिटल जो है स्प्लिट कर गया, ये टूट गया, कुछ हायर लेवल वाले में चले गए, कुछ लोअर लेवल वाले में चले गए, और इनके बीच में जो एनर्जी गैप आया उसको हम लोग क्या कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और यही रीजन है कोऑर्डिनेट कंपाउंड का स्टेबल होने का। हम लोग अब एग्जांपल में देखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स है तो उसमें किस तरह से स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, ठीक है, और उसका ये डी ऑर्बिटल है। ये पहले ग्राउंड स्टेट में था, जब इसको लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहे थे उस समय की ये इसकी एनर्जी है। लिगेंड उसको अप्रोच करने लगे, ये लिगेंड गए, यहाँ पे हम लोग ऊपर की तरफ एनर्जी को शो कर रहे हैं, इस स्केल पे हमारा एनर्जी जा रहा है। अब ये डी ऑर्बिटल जो है इसकी एनर्जी भी जो है वो इंक्रीज कर गई। क्यों? क्योंकि इससे ये लिगेंड से ये रिपल्सन का फोर्स इसको मिल रहा है। अब जो डी ऑर्बिटल है वो क्या कर रहा है, जिसको ज्यादा रिपल्सन मिल रहा है वो क्या हो रहा है, वो उसकी एनर्जी हायर हो जा रही है, और जिसको रिपल्सन नहीं मिल रहा है उसकी एनर्जी कम हो जा रही है। इस पे अप्रोच करता है। ऑक्टाहेड्रल के केस में हमारा लिगेंड जो है वो एक्सिस के थ्रू मेटल को अप्रोच करता है। इसलिए क्या होता है, जो एटम, जो डी ऑर्बिटल हमारा एक्सिस पे होगा उसको ज्यादा रिपल्सन मिलेगा, और जो एक्सिस पे नहीं होगा उसको रिपल्सन नहीं मिलेगा। तो जो जैसे हम लोग जानते हैं कि dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये एक्सिस पे होता है,
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था वो एक्स और वाई एक्सिस पे होता है, और डी जेड स्क्वायर जो होता है वो जेड एक्सिस पे होता है। तो ये दोनों क्या करेंगे, इनको रिपल्सन ज्यादा मिलेगा, इसलिए इसमें इनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी और ये हायर लेवल की तरफ चले जाएंगे। इनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी और ये हायर लेवल पे चले जाएंगे। हायर लेवल इन द सेंस इनकी एनर्जी जो है हाई हो जाएगी। इस सेट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग ईजी कहते हैं। यहाँ पे कौन कौन है, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्यों इनकी एनर्जी इंक्रीज की, क्योंकि ये ऑन द एक्सिस थे और ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड जो है एक्सिस से अप्रोच करता है। और ये जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स है, ये क्या हुआ, इनकी एनर्जी जो है वो कम होगी। कितने से इनका एनर्जी इंक्रीज कर गया, तो 0.6 डेल्टा नॉट से, और इनकी एनर्जी कितने से डिक्रीज की, तो -0.4 डेल्टा नॉट से। ठीक है, और इस पूरे इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और इसको हम लोग डेल्टा नॉट से, ऑक्टाहेड्रल ओ किसके लिए है, ऑक्टाहेड्रल के लिए, डेल्टा और क्या है, एनर्जी के लिए हम लोग यूज करते हैं। ये बीच का जो ये जहाँ पे इनकी एनर्जी जो हायर लेवल पे गई थी, ये वाले को हम लोग कहते हैं बेरी सेंटर। और ये जो डेल्टा नॉट है कितने के बराबर होता है, ये 10 DQ के बराबर होता है। हमने देखा कि ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें स्प्लिटिंग किस तरह से होगी। फिर से मैं दोहरा रही हूँ, ऑक्टाहेड्रल जब कॉम्प्लेक्स होता है तो उसमें लिगेंड जो है एक्सिस से अप्रोच करते हैं। जब एक्सिस से अप्रोच करेंगे तो वो सारे डी ऑर्बिटल जो कभी भी किसी भी हो, चाहे वो किसी तरह से लिगेंड अप्रोच करे, तो एक बात हमें समझना है कि लिगेंड जब अप्रोच करेगा तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने शो किया है, यहाँ पे इंक्रीज कर गई। अब जो है ये जो लिगेंड जो है अगर ऑन द एक्सिस आ रहे हैं, अगर लिगेंड एक्सिस से अप्रोच कर रहे हैं, तो एक्सिस पे जो भी डी ऑर्बिटल होगा उसका एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। ऑक्टाहेड्रल के केस में वे 0.6 डेल्टा नॉट से इंक्रीज करता है, और जो हमारा एक्सिस पे जो डी ऑर्बिटल नहीं होता है उसका -0.4 डेल्टा नॉट से क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो किसका इंक्रीज करेगा, इजी सेट वाले का, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर वाले का, चूंकि ये ऑन द एक्सिस होते हैं, और डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ये इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, तो इनका डिक्रीज हो जाएगा। इस दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, ये जो एनर्जी गैप है इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जो कि 10 DQ के बराबर होता है। और अगर इसको वेव के थ्रू भी एनर्जी जो हो वेव है, तो एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वेव जो हमारा इक्वेशन है hc/λ, इसके थ्रू भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होगा वो भी hc/λ के बराबर होगा, और इसको हम लोग और h न्यू भी लिख सकते हैं या hc न्यू बार भी लिख सकते हैं। न्यू बार क्या है, वेव नंबर है। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो होगा ऑक्टाहेड्रल के लिए अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे, N-T2G मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है T2G में प्रेजेंट है। T2G मतलब DXY, DYZ एंड DZX, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे -4.4 डेल्टा नॉट से, क्योंकि इतना से वो ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी जो है डिक्रीज कर गई है, प्लस NEG मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है EG ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इनटू प्लस 0.6 डेल्टा नॉट। ठीक है, और प्लस N-P, ये पेयरिंग एनर्जी के बारे में बात, कितने इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड है। ठीक है, N-T2G क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G लेवल, NEG क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG लेवल, N- क्या है, नंबर ऑफ पेयरिंग कॉज्ड बाय लिगेंड। जब हमारे पास ऐसा लिगेंड होता है, कुछ लिगेंड जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ लिगेंड जो होते हैं वो वीक होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग भी हो जाती है। तो N- यहाँ पे क्या है, वैसे इलेक्ट्रॉन जो कि लिगेंड के कारण पेयर्ड अप हो गए हैं, और P क्या है, पेयरिंग एनर्जी है। तो ये सारा दिया रहेगा आपको, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी केवल कैलकुलेट करना रहेगा। इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉजेज एन एक्स्ट्रा पेयरिंग। वही बात है कि P क्या है, एक ऐसा एनर्जी है जो एक अलग से रिक्वायर्ड होता है पेयरिंग करने के लिए। एक क्वेश्चन है,
Calculate crystal field stabilization energy for the complex ion chromium H2O whole 6 पे power +2 given that delta naught is 12600 centimeter inverse and P is 23500 centimeter। तो हम लोग जानते हैं कि क्रोमियम, यहाँ पे हमको क्या करना होगा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जानना होगा। तो देखिए H2O तो न्यूट्रल है, तो जो +2 चार्ज है वो क्रोमियम पे होगा, यानी क्रोमियम जो है वो +2 स्टेट में है। और जब ये इस स्टेट में होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है कितना T2G में है, कितना EG में है, पेयरिंग तो यहाँ हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो जब स्प्लिटिंग होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे, जब स्प्लिटिंग होगा तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे पहले वाले, ये तीनों, ये DXY, DYZ और DZX के हैं, और ये जो है DX² - Y² वाला है। मतलब कि मेरा T2G सेट में 3 इलेक्ट्रॉन है। T2G सेट में T2G में कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन है, और EG में कितना है, EG में 1 इलेक्ट्रॉन है, और पेयरिंग कितना हो रहा है, हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो केवल इसको हमको उस फॉर्मूला में डाल देना है और हम इसको क्या कर सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड जो है स्टेबलाइजेशन एनर्जी इस कंपाउंड का निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्टेबलाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है, मतलब कि वेव के थ्रू इसको मान के दिया हुआ है, उसको हमको क्या करना है, जूल में चेंज कर देना, बहुत इजी है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, CFAC फॉर कॉम्प्लेक्स आयन क्रोमियम H2O whole 6 + 2 given that delta naught is 12600 centimeter inverse and 23500 centimeter inverse। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हम इसको देख के ही क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल होता है हमारा वाटर, इसलिए इस पे क्या होगा, चार्ज 0 होगा, तो क्रोमियम पे जो चार्ज होगा वो +2 होगा। जब क्रोमियम +2 स्टेज में होता है, जब क्रोमियम +2 स्टेज में होता है तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, +2 स्टेज में अगर क्रोमियम हो तो 3d4 होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास T2G में उस समय क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक जो होगा हमारा EG सेट में प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को फील करना स्टार्ट करते हैं तब हायर एनर्जी में जाते हैं। तो ये वाला रूल जो है हर जगह काम आएगा। ठीक है, T2G का चूंकि एनर्जी लो है इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन हम लोग T2G में फील करेंगे, उसके बाद हम लोग EG में फील करेंगे, फिर हम लोग पेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसके हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जो पहले हमने फॉर्मूला देखा था इस फॉर्मूले में इसको हम लोग पुट कर देंगे, इस फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, और यहाँ पे हमारा केवल क्या होगा, n कितना आ गया है, 3 है, और यहाँ हमारे T2G में n कितना है, 3 है, और EG के लिए n कितना है, 1 है। इसको पुट कर देंगे, यहाँ पे पेयरिंग हुआ ही नहीं है हमारा, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पेयरिंग नहीं हुआ, तो n' कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया, पुट करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ गया, सारा हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे आ गया हमारा 0.6 डेल्टा नॉट। क्या आया है, 0.6 डेल्टा नॉट, 0.6 डेल्टा नॉट। डेल्टा नॉट का वैल्यू पहले से हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तब हमको क्या मिल गया, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमको मिल जाएगा। इस तरह से क्या है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है, सॉल्व करने से इजीली सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग को देखते हैं। जो लिगेंड है यहाँ पे इन बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करता है, तो जब मेटल जब के डी ऑर्बिटल जब फ्री स्टेट में होंगे तो क्या होगा, उनका जो एनर्जी स्टेट होगा वो ग्राउंड स्टेट में होंगे। जब लिगेंड इनको अप्रोच करने लगा तो इनकी एनर्जी जो है इंक्रीज कर जाएगी, और वैसे ऑर्बिटल जिनको रिपल्सन ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पे हम लोग T2G ना यूज करके T2 यूज करते हैं, T2 यूज करते हैं और E यूज करते हैं। G का कुछ मतलब होता है जो हम लोग आगे के मास्टर्स वगैरह में जानते हैं, अभी आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका लेवल इंक्रीज किया। अब जो ये डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग, डी ऑर्बिटल जिनको रिपल्सन ज़्यादा मिलेगा उनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, तो DXY, DYZ और DZX जो होगा उसका एनर्जी इंक्रीज करेगा 0.4 डेल्टा T से, और जो हमारा E सेट होगा उसका एनर्जी जो है वो डिक्रीज करेगा 0.6 डेल्टा T से। हम लोग जानते हैं
कि टेट्राहेड्रल जो कंपाउंड होता है उसमें किस तरह से लिगेंड अरेंज होता है। कोई भी ऐसा डी ऑर्बिटल नहीं होता है जो डायरेक्टली लिगेंड से जिनका रिपल्सन हो, इसलिए यहाँ पे स्प्लिटिंग कम होती है। और यहाँ पे और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की और ज़्यादा कम इसलिए भी होती है कि ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें 6 लिगेंड जो होते हैं वो अप्रोच करते हैं मेटल की तरफ, और यहाँ पे केवल 4 लिगेंड यानी कि 2/3 जो है लिगेंड जो है ऑक्टाहेड्रल के बदले में यहाँ पे अप्रोच करता है, जिसके कारण, और डायरेक्शनल भी नहीं है, डायरेक्शन में डायरेक्ट इसके लिगेंड के डायरेक्शन में भी कोई ऑर्बिटल नहीं आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे स्टेबलाइजेशन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की होगी कम होगी हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से। अगर दोनों के बीच में हम रेशियो निकालें तो क्या है, डेल्टा टी में 4 लिगेंड है और मतलब टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होगा उसमें 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं और ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं। तो अगर इनका हम लोग रेशियो का स्क्वायर करें तो क्या होगा, 4/9 आता है। ठीक है, मेटल में अगर हमें क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑक्टाहेड्रल फील्ड का पता हो तो टेट्राहेड्रल का भी हम निकाल सकते हैं अगर लिगेंड और मेटल सेम हो।